बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम प्रोसेसेस एंड सर्विसेज के बारे में जानेंगे। इस सब्जेक्ट में जो कि इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से लिंक करता है। जो चीज़ आज हम स्टडी करेंगे उसका ताल्लुक कंप्यूटर से है और कंप्यूटर के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और सर्विसेज हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर जो है इसके अंदर हमारे पास जो है इनपुट, शार्ट फॉर्म में इनपुट को इस तरीके से लिखेंगे, प्रोसेस, एंड आउटपुट। इस टॉपिक में हम प्रोसेसेस एंड सर्विसेज की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस जो है इसका पार्ट है। यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सिमिलरली हमारे पास जो है वो नेटवर्क की फैसिलिटीज हैं। जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है वो सीपीयू है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो मेमोरी है, और इसी तरीके से और भी कई हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो इस सीपीयू या प्रोसेसर का हिस्सा है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यूज़र एप्लीकेशंस हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूज़र एप्लीकेशंस। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको आमतौर पे जो है वो और इसके अलावा यूटिलिटीज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होती हैं, एंड सिमिलरली द डिवाइस ड्राइवर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट जो क्लासेस में हमने देखा था, द शेल, PowerShell and the born again shell, Bash, they are also part of the operating system. नेटवर्क आमतौर पे हम इंटरनेट मुराद लेते हैं। ये एक डिवाइस जो है वो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद देगी। इस बैकग्राउंड के साथ हम प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस जो है ये हम किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेस कह सकते हैं। और जैसे हमारे पास व्हाट्सएप है या इस वक्त हम जूम जो है उसका एक सेशन ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो है एक प्रोसेस की एग्जांपल। सर्विसेज जो है ये भी बजाते खुद प्रोसेस होती है, लेकिन ये आमतौर पे हिडन प्रोसेस होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन ये बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। आमतौर पे जो सर्विस का कंसेप्ट है वो एंड टू एंड सर्विस होती है, एंड टू एंड सर्विस। एंड टू एंड सर्विस से मुराद ये है
कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में हमने किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो वो अपॉइंटमेंट लेने से लेके डॉक्टर साहब के साथ मिलने तक और फिर फार्मेसी से मेडिसिन लेके जाने तक, ये तमाम की तमाम जो है एक ही सर्विस का हिस्सा है। तो एक ही सर्विस के डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, एक ही सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्रोसेस की बात करें तो आमतौर पे दो तरह के प्रोसेस जो है उनसे हमारा वास्ता पड़ता है। एक क्लाइंट प्रोसेस कहलाता है और एक सर्वर प्रोसेस कहलाता है। क्लाइंट प्रोसेस जो है वो आमतौर पे सर्विस रिक्वेस्ट करता है, और जो सर्वर प्रोसेस है, अच्छा इसमें वी भी आएगा, सर्वर है। सर्वर प्रोसेस जो है ये जो है उसकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट, और जो सर्वर है उसका रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स। सो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही होती हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट यूज़ करने के लिए हम जीमेल एक्सेस करते हैं या कोई और अपना ईमेल एक्सेस करते हैं, तो हमारे पास इंटरनेट ब्राउज़र होता है। तो इंटरनेट ब्राउज़र का एक हमारे पास क्लाइंट होता है और सर्वर जो है हम उसको एक्सेस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं। दीज यूटिलिटीज़ या जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, ये हमें प्राइमरली हेल्प करते हैं कि हम जो रनिंग प्रोसेस है उनको देख सकते हैं, हम रनिंग सर्विसेज को देख सकते हैं। और इसी तरीके से इन्हीं का ब्रेकडाउन जो है वो टास्क कहलाता है। टास्क, हम जो डिफरेंट कंप्यूटर में जो टास्क रन हो रही होती हैं, यानी जो प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, उनको हम व्यू कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, प्रोसेस को डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, और प्रोसेस को एज ए सर्विस भी चला सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा हमने जो पहले से हम चीज़ें जानते हैं उसके साथ हमने इसको अब लिंक कर दिया है। अब हम आगे चलेंगे और आज का जो सेशन है उसको हम देखेंगे, जो कि एक इंट्रोडक्शन है प्रोसेस की और सर्विसेज की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ इसका ज़्यादा लिंक है, अगरचे नेटवर्क के थ्रू हम इसको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस है उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। So first of all, starting a process, to run a program, the program must be in the form of an executable file. अगर हम कंप्यूटर पे हैं तो एक इसकी एक्सटेंशन exe होगी, और मोबाइल फ़ोन पे भी इस तरीके से जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो मोबाइल फ़ोन पे उसकी एक्सटेंशन अलग होगी। सो अभी हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। सो इससे मुराद ये है कि द प्रोग्राम मस्ट बी अवेलेबल इन द कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज। तो ये प्राइमरली मशीन लैंग्वेज में ये फाइल होती है और इस फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट करने के बाद ये कंप्यूटर की मेमोरी में चली जाती है, वहाँ से फिर हमें स्क्रीन पे इसकी डिटेल मिलना शुरू हो जाती है। सो द मोस्ट प्रोग्राम्स आर रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, और उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई है।
हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है उसके करीब करीब। So the programmer must translate the program from the high level language version into the machine language. इसके बारे में हमने लास्ट जो है वो इसके बारे में भी हम जानेंगे जब हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में और चीज़ें जो है वो जानेंगे कि जो प्रोग्राम कोड होता है उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमने ये एक पूरा प्रोसीजर समझा था कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। आमतौर पे एक कंपाइलर यूज़ किया जाता है जो लिंकर की मदद से मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है। So this is typically accomplished by using a program which is called a compiler. So the compiler provides an executable version of the program as its output. तो इसका मतलब ये हुआ कि we have a source file src, a source file या txt file. We give this file to the compiler and compiler then generate the executable. That executable file is in the machine or in the binary language 1010, or then can be executed on a hardware. The compiler provides an executable version of the program as its output. So you must compile the program for each platform that the program is intended to run. For example, if we are having a Macintosh, we are having a machine which is running Windows, Linux machine, and some other high-end machines. Mainframe जो है ये high-end machine होती है. So need to compile that program on that particular architecture. उसके बाद फिर वो execute होना शुरू होता है. So what we need to run a program is an executable version of the program. Okay, the first step in starting any process is to have the executable version of the program, and then this executable program can be stored in anywhere in the file system. जो हम पढ़ के आ चुके हैं, जैसे हमने फाइल सिस्टम में पढ़ा था कि there are folders, there are files, usually on hard disk, but it is also possible to run programs that are stored on CDs, optical discs, flash drives जो कि USBs होती है, and some other media also, for example from Google Drive जो कि network drive है. When the user wishes to run a program, the OS must allocate the executable program, must locate the. In most operating systems, the user indicates that a program should run one of several possible approaches. So there may be an shortcut icon. For example, we are interested to run PowerPoint. Then we click on that icon and the PowerPoint application. The process will start running. Okay. Okay, if we go to the properties of an application, we can find different information. The general tab of the properties of an application, GIMP, this is an application. So this is image manipulation program, GNU image manipulation program. So the properties shows that the type of file is a link and its location is on the desktop, and its size, its creation history,
its attributes. If it's a read-only file, it's a hidden file. Also some advanced options. And if we go to the next tab, which is a shortcut, we can find the type of the target and where the executable file is. This is the executable file, and where this file should start. And if we can attach a shortcut key to as well, if we use that program frequently, and we have some other options as well. We have some other tabs: compatibility, previous version, details, and security. We can, for every application on Windows, we have this information available. The tabs vary and the information vary depending upon the version of the operating system जो हम यूज कर रहे होते हैं. So the process execution. During the execution of the process, the user is largely uninvolved. Just click करते हैं उस पर और भूल जाते हैं, वो फिर वो execute खुद ही होता है. With controlling the process execution, the user can have some options. For example, suspend a process, kill a process, move a process from foreground to background, or from background to foreground, and change the process priority. Otherwise, the process execution is in the hands of the operating system. Operating system primarily manage करता है उसे, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को पहले स्टोरेज से मेमोरी में कॉपी करेगा और उसके बाद फिर वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा. So this is a small demonstration of task manager which is available in Windows. When we open up, it has different tabs: process, performance tab, application history, startup, users, details, and services. So in this we are interested in processes. So processes are categorized in the form of applications and background processes. In the applications, we can see some familiar applications. For example, a PDF reader, a internet browser, similarly a presentation, Microsoft PowerPoint, Snap and Sketch. There is another application. Task Manager is this application जो अभी execute हो रही है. Some other applications and Windows Explorer as well. In front of each application, we can have the resource utilization status and the resource utilization. CPU, memory, disk, network, and graphical processing unit used, and the GPU in use. So these are the resources. And as you can see, the average picture is also given. 34% memory is being used, 3% disk is being used, 1% of the CPU at that point in time जब ये लिया गया. और इसमें जो है वो आप देखें तो 0.3% is being used by the task manager. And similarly, in memory, the highest memory is taken by the Internet Explorer. Similarly, on disk, we can see the parameters. If network is being used, network is not being used, and GPU is not being used by these applications. Similarly, we have the background processes. In background processes, you can see that there is a service, Adobe Update service, and there are some services about the Adobe. These are the processes which is running, and antivirus as well, anti-malware service which is running in the background of the system. जी मरियम, कोई सवाल है आपका यहाँ पे? आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है? थैंक यू बेटा. अच्छा, आप अपने ग्रुप में एक मैसेज कर दीजिए कि क्लास हो रही है,
अगर कोई और स्टूडेंट भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो okay, moving ahead, we can run a new task from the task manager file menu. In file menu, we have the option of run new task and exit. When we click at the run new task, a dialog box will appear and we can open an application. For example, there is no WinWord application right now. That means Microsoft Word is not open up. So we can open the Microsoft Word by using the application name, which is WinWord. So after execution, we get in our list of applications, Microsoft Windows Word will appear, which shows the presence of the application. Okay, we can end the task if we press the end task button over here. Then the particular task can be closed by clicking the end task button. Now the process status. If uh, process is not running and it is consuming the resources, so this information can be is available from the process status. So process status is information about the process and it includes its state, if it is running or it is not running in a stop mode, resources which it is using, and its process ID. Okay, so both Windows and Linux operating system allow you to investigate your processes. You can find, for instance, how much CPU time each process uses, how busy your process, and how much main memory and virtual memory are currently in use. Virtual memory is a hard disk. You can for your process priority. As the time the CPU will focus on the process during multitasking. Multitasking is a feature जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री में जाना था कि मल्टीपल यूजर कैन सेंड देयर टास्क टू CPU for processing, and usually it is accomplished through the time sharing or the instruction pipelining. ये चीज़ें भी हैं लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. बस मल्टीटास्किंग में a single system can be used by multiple users. Here we look at the approaches used to probe the process for process information. So in Windows, system performance and process status information is available through the Windows Task Manager. अभी जो हम देख रहे थे Windows Task Manager, उसी में ये information मौजूद है. तो हम देख लेते हैं कि ये उसमें किस जगह पे है. Okay. So, and in Task Manager, we can primarily go to the Services tab, and in a Services tab, we can then see another services snapping or management console in which different services are listed. This is a standard mode in which the services are listed. So the first service is the ActiveX installer. It provides a description. Its status is not given here. It is start up is manual, and the local system user has access to it. So we are going through Adobe, a service which is in the background of usual computer systems. अगर Adobe installed है, so it is running state. It is automatic. So whenever system starts, it will always run. In a manual case, we have to run the service by just clicking. पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ एक स्टार्ट आइकन होगा, उसको क्लिक कर देंगे तो सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. वी कैन स्टॉप ए सर्विस by pressing the stop button, and similarly we can restart the service. We can pause the service as well.
तो ये ऑप्शन जो है ये अवेलेबल होता है। As you can see, there are lot of services which are being used in a computer. कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज जो है वो होती हैं। थोड़ा सा मैं यह बताना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले जब प्लग एंड प्ले फीचर जो है वो विंडोज़ में और हार्डवेयर में बिल्ट इन नहीं आती थी, तो उस वक्त जब प्रोग्रामर्स अपना प्रोग्राम लिखते थे तो वो जो प्रोग्राम था उसको सर्विस के तौर पर रजिस्टर करना पड़ता और फिर वो यहाँ लिस्ट में नज़र आना शुरू हो जाता था। फिर हम उसको स्टार्ट कर सकते थे, स्टॉप कर सकते थे। Okay, there's a widely used service which is called a print spooler service. जैसे प्रिंट आप करते हैं सिस्टम में से और आमतौर पे आप प्रिंट एज ए PDF फाइल भी करते हैं, उस वक्त भी प्रिंट स्पूलर सर्विस यूज होती है। सो दिस सर्विस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दिस सर्विस spools print jobs. Spool is a space, जिस तरह स्पूल इज ए स्पेस जिसमें के प्रिंट जॉब्स जो है वो सेव होती हैं। इट्स ए क्यू। जैसे अगर ये हमारा प्रोसेसर है और वी हैव मल्टीपल जॉब्स कमिंग, सो दिस इज जॉब फ्रॉम यूजर 1 and this is job 2. User main application, okay, application 1 and application 2. So they are forwarded to the processor in the form of a queue, and this task is given by the operating system. ये handled by the operating system. Spool is a similar type of queue or buffer in which the print jobs are kept so that the processor can send those saved files to the printer. So its status is running and its startup type is automatic and it is logged on as also the local system is responsible. So something जो अभी हम देख रहे थे उसको किताब ने थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब किया है। A service is a piece of operating system, so it's a part of operating system that provides a particular type of function, जैसे printing का है, this makes it sound like any other operating system component, just system capabilities. There are several differences, however. First, a service may be running or stopped or suspended, whereas the program that make up the operating system kernel remains running all the time. जब हम माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है या जो पावर पॉइंट है उसको एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं तो वो हमेशा रनिंग रहता है, लेकिन सर्विसेज जो हैं उनको हम स्टॉप कर सकते हैं, उनको हम स्टार्ट कर सकते हैं, उनको हम पास कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। Okay, secondly, a service is set up to work with any number of other agents, application software, users, network communications. So thus, a service might be thought of a software that can be handled upon by multiple or unknown clients. The operating system kernel, जो कि operating system का core program है, instead handles request from the users or running software, but not from the unknown or remote clients. जो core होता है operating system का security की वजह से वो जो हार्डवेयर होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है और जो यूज़र होता है उसके साथ बाइंड कर लेता है और उसी की मदद से वो रन करता है। लेकिन सर्विसेज में ये चीज़ें जो है थोड़ी सी, जैसे एक सर्विस है, आपने एक सिस्टम पे सर्विस एक्टिव किया है, अब आप ज़रूरी नहीं कि उस सिस्टम में लॉगिन करें, सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में जैसे ही सिस्टम ऑन होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। So the services can run in the background without user intervention. Since services run in the background, services are not necessary for multitask systems. For instance, consider a single tasking system where either the operating system is executing or the application software is executing. There is no background. But
In a multitasking system, a service may be called upon from time to time. इसकी छोटी सी एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से वाकिफ होंगे। जब भी आप जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, तो शॉपिंग के बाद यू हैव एन ऑप्शन टू पे कैश और पे द अमाउंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। ओके, इफ यू आर यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड होता है, then they have a point of sale machine. That point of sale machine is a special purpose machine only for one single task, that is to primarily uh, take care of the transactions. The amount which is transact or credited or debited from the card. So that is a single tasking system. And similarly, अगर आपने देखा हो कि कहीं पे जो सिक्योरिटी सिस्टम है बायोमेट्रिक फॉर एग्जांपल, और आप अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो वहाँ यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ अ सिंगल टास्किंग सिस्टम्स जिनका एक ही पर्टिकुलर पर्पस है। सिमिलरली द सिक्योरिटी सिस्टम्स जो कि हमें नज़र आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम में जब हम उनकी वीडियोस पे जाके देखते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, देन इट बिकम अ मल्टीटास्किंग सिस्टम। लेकिन जो हमारे पास लैब में कंप्यूटर होता है या जो हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, ये प्राइमरली मल्टीटास्किंग सिस्टम्स है। ओके, देन वी मूव टुवर्ड्स द स्टार्टअप। कुछ प्रोग्राम्स को हम स्टार्टअप के तौर पे कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है वो ये 4 जो प्रोग्राम ऊपर नज़र आ रहे हैं, अगर आप देखें तो ये 4 प्रोग्राम जो हैं ये इनका स्टेटस इनेबल्ड है, और जब भी प्राइमरली हम एक सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये 4 चीज़ें तो ज़रूर स्टार्ट हों, लेकिन बाकी की चीज़ें जो है वो डिसेबल्ड हैं, तो वो स्टार्ट नहीं होंगी। उसी वक्त स्टार्ट होंगी जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ देखें स्काइप के नाम से एक एप्लीकेशन, और ये उसी वक्त स्टार्ट होगी जब यूज़र चाहेगा, उसको डबल क्लिक करेगा या फिर वो यहाँ उसका स्टार्ट इनेबल कर दे, तो वो जैसे ही सिस्टम करेगा तो वो जो क्या कहते हैं, जो ये स्काइप एप्लीकेशन है ये स्टार्टअप में एक्टिव हो जाएगी। सो दीज आर द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हिच आर लिंक्ड विद द सर्विसेज। Then we can also primarily see the properties of a service, and when we see the properties of a service we see number of things. The path to the executable, कि कौन सी executable ये फाइल है जो इस वक्त एक सर्विस के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन यहाँ नज़र आती है वो कहाँ से आ रही है, और इसका डिस्प्ले नेम क्या है, इसका सर्विस का नाम क्या है, सर्विस का स्टेटस क्या है। So we can either start service, stop service, pause, or if we have paused then we can resume the service. So these are some of the options which are available at the general tab. In addition, we have different tabs as well to configure more advanced parameters. Next, on the task manager, in the performance tab, we can see the usage of different hardware resources, for example CPU, memory, disk drives, the network, and in this system it's Ethernet as well as the Wi-Fi, and the graphical processing units if available. So at this time memory is being selected and the characteristics of the memory appeared on the window. As you can see, the memory information is also available over here. Okay, so the system have a total memory of 10 GB, and the used information is also available.
how much memory is in use. Similarly, the how we can schedule a process. For example, कुछ applications होती हैं वो backup करती हैं after some time. So that is primarily due to the scheduling. Okay, we can use the task scheduler program. In a task scheduler program, जो कि हमारी almost last slide भी है आज के lecture की. So in a task scheduler, if we open up the task scheduler, then we can see the different tasks and we can go to the properties of the task properties, and similarly we can find the general information about the this is Adobe Acrobat task, and we can see this different information about the task and when it launches and when it running. We can also configure different informations अगर ये हमसे लिंक करता है. So this was a brief intro on processes and services. ये वीडियोस जो है ये आपके पास ऑलरेडी जो आपसे पहले जो बैच है उनका ये रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है हमारे पास, और वो हमने आपके जो चैनल है उस पर शेयर भी कर दिया है. ये जो अभी हमने इसका रिकॉर्ड किया है वीडियो, इसको भी हम आपके लिए शेयर कर देंगे ताकि वो जो पहले वाला वीडियो है उसको ये अपडेट कर लें. उसको हम एक डिफरेंट लेबल यानी रीनेम कर देंगे और वो एक डिफरेंट नाम से फिर सेव हो जाएगा. ओके बेटा, अगर आप लोगों का कोई सवाल है आज के सेशन के हवाले से तो आप कर सकते हैं. सीआर मौजूद है? अच्छा बेटा, आप लोग जो है आपका जो सेशन है इसमें स्टूडेंट्स बहुत कम क्यों हैं? स्टूडेंट्स को तो मौजूद होना चाहिए. क्लास इंटरेक्टिव क्लास है, सबको पता है कि हम बाकायदगी से क्लास ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो कम है. हमें इंश्योर करना है कि स्टूडेंट्स जो है वो इसको ज़रूर देख लें क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में है, एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ. अभी तक जो है वो आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन है. अगर कोई और नोटिफिकेशन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो हम एग्जामिनेशन के बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे. ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन. जी बेटा, आपकी आवाज आ रही है, बोले. कर ले. आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है. अगर आप थोड़ा सा करीब या ऊंचा बोलें. सर तुमको बता दें. मरियम बेटा, आपकी आवाज अभी भी नहीं आई है. आपके एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके पेपर चेक हो रहे हैं. जैसे ही वो चेक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अपडेट दे देंगे. उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास तक वो चेक हो जाएंगे. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन योर ग्रुप्स. ये वीडियो थोड़ी देर में मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए. ओके, क्विज 2 का पूछ रहे हैं. कुछ दिनों से एलएमएस बहुत स्लो हो गया है और बाज़ दफ़ा तो एलएमएस एक्सेस नहीं होता, इसीलिए इन्होंने एग्जामिनेशन का एलएमएस अलग बनाया हुआ है, वो ईएलएमएस के नाम से.
बेटा आपका क्विज 2 के हवाले से क्या सवाल है? क्विज 2 तो आपका ऑनलाइन है, क्विज 2 तो आपका ऑनलाइन है। अभी किसी वजह से जो LMS है वो ऑन नहीं हो रहा है। बेटा क्विज 2 का आपका जो है वो, एक मिनट, यस जी बिल्कुल, आप क्विज 2 जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल मरियम, आप क्विज 2 जरूर अटेम्प्ट करें। Okay, any other question? Okay, so we end this session now. फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़ सर।